रिसर्च पेपर हमारे लिए क्यों जरूर। आज सर हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च पेपर कैसे लिखें। व्यूअर्स को हम डिटेल में कैसे बता सकते हैं कि नास रेटिंग क्या होती है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें इंट्रोडक्शन, उसमें मेथोडोलॉजी, उसमें रिजल्ट, उसमें डिस्कशन, उसमें नोवेलिटी, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए हाँ, आपका। पैसे दे के पे करके पेपर छपवाने वालों की इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ये गलतियाँ होती हैं, ये सुधीर मेरे से भी ऐसे मिस्टेक हुआ था क्योंकि जब अर्ली क्योंकि हमें फोर्थ ईयर में ये पता भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, हमें रेफरेंस कैसे अरेंज करने होते। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम क्या है यूजी डेज में ये चीज़ नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं कि इनका क्या यूज़ है जो हम पढ़ रहे चलो अब मुझे पेपर बनाना है हैं। और ओके। अच्छी रेटिंग का पेपर बनाना है, तो उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए और किन चीज़ों का इनिशियली ध्यान रखना चाहिए। तो एकेडमिक में एक्सीलेंस करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जाना है, अप्लाई करना है। नाश रेटिंग ये है कि जनरली नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है न्यू दिल्ली में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ था। ये बेसिक था कि नास रेटिंग क्या होती है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, एच इंडेक्स क्या होता है, आई इंडेक्स क्या होता है। रिव्यू लिटरेचर हमें इसका ये मीनिंग होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और यूट्यूब वीडियो में। आज हमारे साथ हैं कृपा शंकर सर, एआरएस रैंक 1, जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन हमने फिर रिक्वेस्ट की सर से कि सर एक ऐसे टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए जो बहुत टाइम से अवेटेड था कि रिसर्च पेपर कैसे लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर टू आवर चैनल अगेन, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। आज सर हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च पेपर कैसे लिखें। जो एमएससी में अभी एमएससी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनको भी रिसर्च पेपर का उतना आइडिया नहीं है, जो एमएससी पास आउट भी हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छा पेपर अभी पब्लिश नहीं किया है, जो पीएचडी में हैं और जो बीएससी में भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं एक अच्छे पब्लिशर और एक अच्छे पेपर के लिए। तो सर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को ये बताओ कि रिसर्च पेपर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू फॉर द इनविटेशन सुधीर। और थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं हाँ जी। क्योंकि रिसर्च पेपर जो है इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, प्री प्लान्ड। हमें जर्नल कौन सा सूटेबल है, हमारा वर्क कैसा है, इन सब के बेसिस पे ही हम अच्छे पेपर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। तो जो स्टूडेंट अभी लाइक सपोज ग्रेजुएशन में है, फोर्थ ईयर में है, और वो कहीं पे हायर स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस स्टेज में तो ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि हमें फोर्थ ईयर में ये पता भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, हमें रेफरेंस कैसे अरेंज करने होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। और हम ऐसा सोच भी नहीं पाते कि एग्जैक्टली हमें ऐसा करना पड़ेगा या फिर ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो सब चीज़ें हम मास्टर्स में या फिर कहीं ना कहीं पीएचडी में सीखने को पाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारा इंस्टीट्यूट या फिर जहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ लैकुना है, ड्रॉबैक है, उसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता है। अगर हम मास्टर्स में हैं, सपोज फर्स्ट ईयर में है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च प्लान किस तरीके का है और जर्नल में कैसा रिसर्च पेपर करना है, कैसे पब्लिश करना है। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका रिसर्च प्लान, अगर रिसर्च प्लान अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जर्नल्स होते हैं, अगर हम बेसिकली देखें तो अगर फील्ड क्रॉप की बात करें तो 2 साल का डेटा ज़रूरत होता है, तभी हम एग्जैक्टली उसको वैलिडेट कर पाते हैं कि ये किस जर्नल में पब्लिश होगा। ट्रू। सर तो मतलब रिसर्च पेपर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। एक अच्छा रिसर्च पेपर और एक नॉर्मल रिसर्च पेपर बच्चों को किस लेवल पे सेग्रीगेट कर सकता है। या ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सपोज़ करिए कि आपको हायर स्टडीज़ में जाना है या फिर आप सपोज़ करिए कि आपको एकेडमिक में एक्सीलेंस करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जाना है, अप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिकग्निशन है वो आपके पब्लिकेशन से ही आपको डिटरमाइन करेगा। ट्रू। कि सपोज़ आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, आपकी हम्म। 4 रेटिंग, 5 रेटिंग, 6 रेटिंग के 12-15 पेपर्स हैं सपोज़ करो, ओके। और आपका 2 पेपर 10 रेटिंग में है, हम्म। लास्ट रेटिंग की ही बात कर लेते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन करेंगे, उसमें एपीआई स्कोर बनता है। ओके। उस एपीआई स्कोर में रेटिंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके। अगर आपके अच्छे जर्नल्स में पेपर हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप मास्टर्स में अच्छा पेपर कर रहे हैं और आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है फॉरेन में या फिर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, तो कहीं ना कहीं वो मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो जो रिसर्च पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक जर्नी में नहीं, कल को आप कोई कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू भी दे रहे हो, वहाँ पे भी आपको एक अलग रिफ्लेक्टेंस देता है। अगर आप फॉरेन जा रहे हो तब भी आपके लिए रिसर्च पेपर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सर आपने इस पर्टिकुलर चीज़ में ना रेटिंग की बात करी, व्यूअर्स को हम डिटेल में कैसे बता सकते हैं कि नास रेटिंग क्या होती है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है और इनको हम कैसे देखें, मतलब ओके, किस किस जनरल का कितना नास फैक्टर ठीक है। है या ये सब। या तो इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। हुँ। नाश रेटिंग के बारे में देखते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में देखते हैं, एच ठीक। इंडेक्स क्या है, आई इंडेक्स क्या है, हाँ, ये उसके सब बाद डीप बताइए में सर, जाएंगे, ठीक बिल्कुल। है। तो जनरली क्या होता है, थॉमस र्यूटर इम्पैक्ट फैक्टर है। हुँ, ये सपोज करिए कि कोई जर्नल है, हुँ, कोई जर्नल है, उसने 2022 और 2023 में सपोज करो कि 322 उसने आर्टिकल पब्लिश कर दिए, ठीक है। ठीक है।
और 2024 में उसकी टोटल साइटेशन आती है 2200। ओके। तो 2022 और 23 का जर्नल है, जितना उसने आर्टिकल पब्लिश किया है, आप टोटल साइटेशन को उससे डिवाइड करो। सपोज 3000 साइटेशन है दोनों ईयर में, ओके। डिवाइडेड बाई करो 322 आर्टिकल, ओके। तो उसका आएगा सपोज 6.8 समथिंग। ओके। तो ये डिटरमाइन करता है उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, ओके। नंबर ऑफ पब्लिकेशन और Upon- नंबर ऑफ आर्टिकल एंड नंबर ऑफ टाइम इट इज साइटेड। ओके। तो थॉमस र्यूटर इम्पैक्ट फैक्टर है वो जून जुलाई में अपडेट होता है हर साल। ओके। वो डिटरमाइन करता है कि किस जर्नल की कितनी रेटिंग है। Okay, और citations upon number of articles published. या टोटल Okay. साइटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल Okay. पब्लिश्ड इन टू डिफरेंट ईयर्स, लाइक Okay. 2022 2023 में कितना पब्लिश हुआ और उनका टोटल साइटेशन कितना आया। Okay. तो वो सर, ये 2024 में rating, डिटरमाइन करेगा। नास रेटिंग क्या होती है? नाश रेटिंग ये है कि जनरली नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है न्यू दिल्ली में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ था। कोई भी जर्नल है, ठीक है, वो इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे, अगर सपोज करो किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 1 है, Okay. तो उसमें हम +6 कर देंगे, तो Okay. 1 + 6 तो वो हो जाएगा नास रेटिंग। Okay. तो हम मोस्टली एम्फेसाइज हमें करना चाहिए इम्पैक्ट फैक्टर पे ही, Okay. क्योंकि आप अगर यूजीसी वाले किसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे नाश रेटिंग नहीं चलेगा, वहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर चलेगा। Okay. तो ये सबसे बेसिकली हमें ध्यान रखना चाहिए। Okay. और जर्नल्स हमें यही डिटरमाइन करें कि मोस्टली सपोज कोई बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर है जो रीनेम हो गया इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज, Okay. जेनेटिक्स की सोसाइटी है। तो इन सब सोसाइटीज से बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश होते हैं, हमें उनमें ध्यान रखना चाहिए। Okay. दूसरा एक सिंपली सी में ऐड करते हैं कि एच इंडेक्स और आई इंडेक्स, हाँ. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में या फिर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ लिया जाता है। एच इंडेक्स क्या है कि सपोज करो आपने एन नंबर ऑफ पब्लिकेशन किया, एन नंबर ऑफ पब्लिश किया आर्टिकल, और एन टाइम वो साइट हुआ। इट मीन्स आपके 8 आर्टिकल है और 8 आर्टिकल 8 बार साइट हुए हैं, तो आपका एच इंडेक्स हो गया 8। Okay, ठीक है, 8 होगा. 8 पेपर 8 बार साइट हुए। वहीं पे अगर हम I10 की बात करें, आई इंडेक्स की, I10 कैसे डिटरमाइन करते हैं, सपोज करिए आपका एक आर्टिकल है वो 10 टाइम साइट हुआ है, तो Okay. आपका I10 में इंडेक्स हो जाएगा 1। 1. ठीक है. अगर आपका एक आर्टिकल 20 टाइम साइट हुआ है, मीन्स I10 जो हो जाएगा आपका 2। ओके. I10 मतलब 10 बार हुआ है तो I10 1 होगा. हाँ, अगर हाँ. 20 बार हुआ है तो 2 होगा. हाँ, 2 Okay. होगा। सो ये बेसिक था कि नास रेटिंग क्या होती है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, एच इंडेक्स क्या होता है, आई इंडेक्स क्या होता है। ये जब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, जब आप रिसर्च में रहेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सर, इसके बाद हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बड़े बेसिक्स से जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक टू एडवांस चलो सर। तो सर, जब ये एमएससी में आते हैं तो सिनॉप्सिस होती है, तो सिनॉप्सिस क्या होती है, जैसे हम यहाँ आईआरआई में उसको दूसरा नाम देते हैं ORW, आउटलाइन ऑफ रिसर्च वर्क, तो ये कैसे प्लान करें और ये क्या होती है, मतलब उसमें क्या आइडिया प्रेजेंट करना होता है? हाँ, जब आप मास्टर्स में जाते हो या फिर पीएचडी में जाते हो, तो हमारा वर्क पूरा रिसर्च फोकस हो जाता है। तो रिसर्च फोकस इन द सेंस कि एग्जैक्टली हमें क्या आउटकम चाहिए, उसके बेसिस पे हम अपने वर्क को प्लान करते हैं। ओके. कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसे भी होता है सुधीर कि गाइड क्या करते हैं, पहले ही जर्नल डिटरमाइन कर लेते हैं कि हर एक जर्नल का एम एंड स्कोप होता है ओके. कि इसमें इस तरीके के पेपर पब्लिश होते हैं या फिर इस तरीके का काम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने रिसर्च को प्लान करते हैं। ठीक है. दूसरा होता है कि एग्जैक्टली सपोज आपका इंस्टीट्यूट किसी ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे उस तरीके की प्रॉब्लम है जो फार्मर की जरूरत है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो चेयरपर्सन है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका वर्क कैसा होना चाहिए। ओके. इन जनरल एज ए स्टूडेंट एट अर्ली स्टेज, सपोज मास्टर्स में, उसमें इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे कलेक्ट करना है, मटेरियल मेथड्स कैसा होना चाहिए, ओके. उसके बेसिस पे हम जो डेटा कंपाइल करते हैं वो आता है सिनॉप्सिस में। ओके. इट मीन्स दैट इंट्रोडक्शन जो सेक्शन होगा उसमें हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली उस चीज़ का स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसी में ही हम ये भी मेंशन करेंगे कि ड्रॉबैक क्या है या फिर लैकुना क्या है। तीसरा हम ये देखेंगे कि उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है और हम क्या नोवेलिटी उसमें ला सकते हैं उस वर्क में। ये सारा आपको इंट्रोडक्शन में कंपाइल करना पड़ेगा। रिव्यू लिटरेचर, हमें इसका ये मीनिंग होता है कि जो भी वर्क अभी तक आपके फील्ड में हो चुके हैं, आप उसको कंपाइल कर रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रायर वर्क हो रखा है। हाँ, आप जो भी टॉपिक एक डिटरमाइन करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी वर्क हो रखे हैं उससे हम पूरा कंपाइल करेंगे। इससे क्या फ़ायदा है कि हमें ये पता चलेगा एग्जैक्टली इस फील्ड में ये वर्क हो रखा है। तो हम उस तरीके के पैरामीटर्स को अपने मेथोडोलॉजी में इंक्लूड करेंगे। फिर सर मेथोडोलॉजी वो पूरा प्रॉपर की क्या क्या हम करने वाले हैं, राइट? या मेथोडोलॉजी में एग्जैक्टली यही आएगा कि सपोज व्हीट में आपको काम करना है, तो मोस्टली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर क्या क्या है वो हमें लेने पड़ते हैं।
इसमें एक चीज़ और आता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट, और हम क्या टूल्स यूज़ करें वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आपको बिफोर एक्सपेरिमेंट हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सी मेथडोलॉजी हमें यूज़ करनी है आपके एक्सपेरिमेंट में। ओके। उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम क्या है यूजी डेज में ये चीज़ नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं कि इनका क्या यूज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। ओके। आप जब मास्टर्स में आते हो तो पता चलता है कि इसका एग्जैक्टली क्या एप्लीकेशन या यूजेस है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो, बच्चों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया कि बेसिक्स तो ऑलमोस्ट कवर हो गए। अब सर, अगर लेट्स से कोई एमएससी का स्टूडेंट है या कोई पीएचडी का स्टूडेंट है, अपना पेपर लिखना चाहता है, वो जिसने उसने रिसर्च करी है, तो उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? वो कहाँ से एक बेसिक आइडिया ले कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ओके। फिर बेसिक शुरुआत कहाँ से करेगी जब वो लिखना शुरू करे? चलो, अब मुझे पेपर बनाना है ओके। और अच्छी रेटिंग का पेपर बनाना है, तो हम्म। उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए और किन चीज़ों का इनिशियली ध्यान रखना चाहिए? ओके, ग्रेट। तो इसको ऐसा सोच समझते हैं कि हुँ, हुँ। कोई भी वर्क आपने जो भी मास्टर्स में किया है, हर एक वर्क का अपना इंपॉर्टेंस होता है, बिल्कुल ठीक है? होता है। और उस इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द जो जर्नल्स होते हैं उनकी अपने इंपॉर्टेंस एंड स्कोप है। हुँ, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम कौन से जर्नल में अपना पेपर सबमिट कर रहे हैं। ओके। ये कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? ये सिलेक्ट करेंगे, सपोज आपने कोई अब्स्ट्रैक्ट बना लिया। हुँ, अब्स्ट्रैक्ट में क्या पॉइंट ध्यान रखना है? जब आप अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन, उसमें मेथोडोलॉजी, उसमें रिजल्ट, उसमें डिस्कशन, उसमें नोवेलिटी, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए हाँ, आपका जो अब्स्ट्रैक्ट है। 250 का है, 300-400 वर्ड में, हाँ, हाँ। 250 या फिर 300 वर्ड्स का जो भी हुँ, है, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए ताकि अब्स्ट्रैक्ट से ही पता चल जाए एग्जैक्टली आपका वर्क क्या कहना चाहता है। ठीक है। अब आपको एक बेसिक एग्जांपल देखता हूँ, जैसे है फाइंड जर्नल एल्सवियर का है, ठीक है? हुँ, अगर आप वहाँ पे जाते हो, फाइंड जर्नल डॉट एल्सवियर पे, तो आप अपना अब्स्ट्रैक्ट वहाँ पे पेश करो, तो ओके। वो बता देगा कि कौन कौन से जर्नल ऐसे हैं जिनमें आपका ये वर्क सुटेबल फिट होता है और उसमें आप सबमिट कर सकते हो। इसको एक और अलग तरीके से समझते हैं। हुँ, हुँ, सबसे पहले हम जर्नल में जाते हैं। बहुत सारे एल्सवियर, स्प्रिंजर, अदर देन दैट इंडियन जर्नल्स हैं जिनके स्कोप हैं, वो वहाँ पे लिखते हैं कि ये ब्रीडिंग के पेपर पब्लिश करते हैं, ओके। बायोटेक के पेपर पब्लिश करते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के पेपर पब्लिश करते हैं। तो ठीक सबसे है। पहले आप जर्नल को देखो, हुँ, उसके रिक्वायरमेंट को देखो कि उसको कैसे फिगर्स चाहिए, कैसे टेबल्स चाहिए। उसमें जर्नल्स के दो तरीके होते हैं, एक हाइब्रिड मोड में होता है, एक लाइक मोस्टली हाइब्रिड मोड में होते हैं। तो उसमें एक सब्सक्रिप्शन है, एक हुँ, पेड बेसिस पे है। हुँ, सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपको फ्री पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पेड बेस में वो ओपन एक्सेस में आ जाता है, दोनों ऑप्शन रहता है उसमें। तो हमें उस बेसिस पे ही जर्नल को सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, इसको एक तरीके से और समझते हैं कि सपोज करिए आपने कोई वर्क किया है, ठीक आपने है, ब्रीडिंग का वर्क किया है या फिर आपने कुछ ऐसे मैनेजमेंट वाले वर्क किए हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्क है उसमें 1 ईयर का डेटा है कि 2 ईयर का डेटा है। ये सबसे ओके। ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि आपका वर्क तभी वैलिडेट हो पाएगा हुँ, जब आप 2 ईयर के लिए सेम डेटा को रिपीट करते हो। ये मोस्टली हम देखते हैं इसको क्वांटिटेटिव डेटा में, मोस्टली जैसे यील्ड पैरामीटर्स हो गए, ठीक ओके, है? तो उसमें ये काम आता है। ओके। सर, जैसे आपने बताया ये सारी चीज़ें कि कैसे-कैसे चीज़ों को देखना चाहिए, अलग-अलग जो हाइब्रिड मोड के पेपर्स, जर्नल्स हैं। तो सर, इनिशियली जब बच्चा शुरू कर रहा है, तो उसको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि मैं इंट्रोडक्शन, आपने जैसे बता दिया, इंट्रोडक्शन में सिनॉप्सिस में ऐसे-ऐसे लिखना है। तो हुँ, हमें एक बैकग्राउंड फ्रेम करना होता है कभी भी कोई पेपर हुँ, का, हुँ, हुँ। कि वो रिलेट करे। जैसे हम सॉइल साइंस में हैं तो फूड सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं, फिर लैंड डिग्रेडेशन से रिलेट कर कुछ भी एक ऐसी स्टोरी बनाएँ ताकि जैसे वीडियो बन रहा है और जैसे एक पेपर लिखा जा रहा है, दोनों लगभग चीज़ें सेम है। पेपर के थ्रू भी आप कुछ पहुँचाना चाह रहे हो, वीडियो के थ्रू भी आप कुछ पहुँचाना चाह रहे हैं। तो ये दोनों सिमिलर, मतलब एक बैकग्राउंड कैसे क्रिएट कराया जाए ताकि एक एक बड़ी स्टोरी उसमें मिले और एक इम्पोर्टेंस दिखाई दे उस पेपर की? या ये सही है, लेकिन इस चीज़ को मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि सपोज़ जैसे हमने मास्टर्स में कुछ वर्क किया हुँ, और पीएचडी में कुछ वर्क किया, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना कि जो आपके सुपरवाइज़र हैं, हुँ, हुँ। उनसे आप डिस्कस करो एग्ज़ैक्टली हुँ, कि हुँ। आपका जो वर्क है उसमें कुछ नोवेलिटी होनी चाहिए, ठीक है? वही आपका बैकग्राउंड बनाएगा। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें ले लिए, सिर्फ़ ऐसे पैरामीटर्स ले लिए बहुत बेसिक वाले, तो आप कौन से जर्नल में पब्लिश करेंगे? उसमें कुछ बैकग्राउंड भी लिंक नहीं होगा या फिर कुछ नोवेलिटी से भी लिंक नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ये ट्राई करो कि जो आपका वर्क है, उसमें ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि एक नोवेलिटी दिखाए, ठीक तभी है। आप अच्छे जर्नल्स में उसको सबमिट कर सकते हो। जब आप पेपर लिखना शुरू करते हो, हुँ, तो पहले बहुत सारे पेपर उस फील्ड में रीड करो, उसको आप देखो, उस एग्ज़ैक्टली, जर्नल में कैसे पेपर पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। उनके ग्राफ्स क्या हैं, उन्होंने क्या-क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए हैं। जैसे एग्ज़ैक्टली। अभी आप मास्टर्स में आते हो,
तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे टूल्स सीखने चाहिए। सपोज करो आर सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए, ट्रू। SPSS आपको सीखना चाहिए, सास आपको सीखना चाहिए। एग्जैक्टली ये स्टैटिकल जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हो वो कैसे उसको एक्सप्लेन करना है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जर्नल्स में आप देखोगे कि CDCV वैल्यू तो है, DMRT मिसिंग होता है। अगर आप DMRT लगाते हो तो आप विद इन द मीन आप डिफरेंसेस देख सकते हो DMRT से ही, ठीक है। तो ये सब डिटरमाइन करती हाँ। हैं एक पेपर की अच्छी क्वालिटीज़ को। ओके सर, जैसे आपने बोला कि पेपर्स अच्छे देखने चाहिए, MSc का लड़का है कोई देखना चाह रहा है, कहाँ से अच्छे जर्नल्स और कहाँ से अच्छे पेपर्स वो देखे, ओके, कैसे डाउनलोड करें, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप बताइए। ओके। तो इसमें ऐसा है ना, बहुत सारे जर्नल्स जो हाइब्रिड मोड वाले हैं, ठीक है। उसमें जो ओपन एक्सेस है वो तो आप इजी से डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो स्काई हब वगैरह सब्सक्रिप्शन से भी हाँ, डायरेक्ट। जो सब्सक्रिप्शन मोड वाले हैं, हुँ, उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें क्या एडवांटेज है कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, तो हुँ, आपके पास जो इंस्टीट्यूशनल आईडी है, हुँ, हुँ, उसके थ्रू जो आपके वाईफाई इंटरनेट है, हुँ, वो डायरेक्ट सुविधा देती है आप उन जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए। ओके, दूसरा कुछ शॉर्टकट भी है, जैसे साई हब है, हाँ, उसमें आप आर्टिकल आईडी को पेस्ट करके हुँ, कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। हुँ, गूगल स्कॉलर से आप बहुत सारे पेपर्स रिसर्च गेट से आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल, और बिल्कुल। पढ़ सकते हो। दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर नास रेटेड, जैसे जनवरी में हर साल नास की लिस्ट आती है कौन कौन से जर्नल्स हैं। हाँ, अभी जैसे 1 तारीख को आई थी। हाँ, अभी जैसे 1 तारीख को आई है, तो हुँ, उसमें कौन कौन से जर्नल की क्या रेटिंग है। हुँ, हुँ, वहाँ से आप अपने प्लांट वाले जर्नल्स जो हैं, आपके क्रॉप से रिलेटेड जो वर्क है उसमें सारे लिखे हुए हैं, हुँ, आप वहाँ से उनको निकालो, ओके, उनकी वेबसाइट पे जाओ, ओके, उनके रिसेंट पब्लिकेशंस देखो और हुँ, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को फ्रेम करो। ओके। सो वहाँ से मतलब 3-4 और तरीके हैं, जिनको लाइक स्काई हब बोला सर ने, रिसर्च गेट बोला, गूगल स्कॉलर बोला और जैसे जो जनरल्स हैं उनके पेजेस पे, वेबसाइट्स पे जाओ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हुँ, बेसिक तरीके हैं, इसके अलावा भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, कुछ लिंक्स दे देंगे, हुँ, जहाँ से आप अच्छे पेपर्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर येस। सकते हो। सर उसी फेज़ में ना अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हुँ, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन या वाला। हुँ, हुँ, तो अभी 1st ऑफ जैन को ही उन्होंने बोला कि हम ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। पहले सोच रहे थे कि पता नहीं कब एग्जीक्यूट होगा, अब ये सोच रहे हैं एग्जीक्यूशन भी बहुत जल्दी हो रहा है। तो वहाँ से भी हाँ, वो उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है अगर हुँ, रिसर्च फील्ड में कोई जाना चाहता है या अच्छे जनरल्स को, क्योंकि अच्छे जनरल्स आप पढ़ोगे तो वैसा बना पाओगे, तो वो एक चीज़ रहती है। हुँ, सर पेपर समझो बच्चे ने इंट्रोडक्शन जैसे आपने बताया लिख लिया, मेथोडोलॉजी लिख ली, उन्होंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख लिया, वो रिजल्ट्स को कैसे प्रेजेंट करें और रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें जो स्टैट्स का क्या रोल होता है, हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे पिक्चर में ला सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ये पाई चार्ट्स और जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करें, उन चीज़ों का कैसे ध्यान रखें। या ग्रेट। सपोज़ करिए जब आप थीसिस लिखते हो ना, हम्म, उस समय जो रिज़ल्ट का पार्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है रिसर्च पेपर के रिज़ल्ट के पार्ट से। एग्जैक्टली जब तभी। आप थीसिस का रिज़ल्ट लिखते हो, हम्म, उसमें बहुत डिटेल में आप डिटेलिंग करते हो। हाँ। हर एक ट्रीटमेंट में आए हुए रिज़ल्ट को आप डिस्क्राइब करते हो। इवन इंटरैक्शन इफ़ेक्ट को आप डिटेल में डिस्क्राइब करते हो हम्म, इन द पार्ट ऑफ थीसिस। लेकिन जब हम्म, हम रिसर्च पेपर में आते हैं, तो आपने जो पैरामीटर लिया है, उसमें एग्ज़ैक्टली जो बेस्ट इफ़ेक्ट है, वो कौन से ट्रीटमेंट से कंपेयर हो रहा है, उसको हम लेंगे। प्लस अगर इंटरैक्शन इफ़ेक्ट में भी कोई बेस्ट ट्रीटमेंट आ रहा है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है? तो वही पार्ट को हम एम्फसाइज़ करेंगे। तो ये हम्म, कहीं न कहीं आपके जो कभी कुछ रिसर्च पेपर ऐसे आते हैं रिव्यू करने के लिए, तो उसमें देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट ने थीसिस में जैसे रिज़ल्ट लिखे हैं, वैसे ही रिसर्च पेपर में लिख देते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर डिक्लाइन का 2 ही वजह होता है, आपने रिज़ल्ट सही नहीं लिखा है हम्म, और डिस्कशन पार्ट आपका बहुत पुअर है। उसमें ओके, कुछ नोवेलिटी नहीं दिख रही है। ओके। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। डिस्कशन में कुछ अलग दिखना चाहिए कि हाँ कि पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, डिस्कशन में ऐसा करते हैं, सपोज़ करो आपने डिस्कशन पार्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखते हैं, सपोज़ करो आपने कोई पैरामीटर लिया, हम्म, आपने उसके बारे में थोड़ा-सा लिखा कि ये ऐसे हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, हम्म, तो उसको ये आपको लिखना पड़ेगा पहले, ये अगर ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? ओके। पहले उसके प्रिंसिपल आपको वहाँ बैठाने पड़ेंगे कि हम्म, आपने नाइट्रोजन एप्लीकेशन किया, प्लांट हाइट में ये डिफरेंस दिख रहा है, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज़्म में, फोटोसिंथेसिस में क्या चेंजेस हुए वो लिखना पड़ेगा। हम्म, फिर आप ये लिखो कि किस साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट किया कि आपने ये चीज़ डाला, उनके रिसर्च में भी ऐसा मिला, आप उसे लिंक करो। और ओके। एक ही नहीं, कभी-कभी आप क्या करो, इससे रिलेटेड 1 या 2 और चीज़ें लिंक करो, हम्म, ताकि डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो उससे रिलेटेड। ये ठीक है। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिसर्च पेपर में डिस्कशन लिखने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो मतलब नोवेल्टी होनी चाहिए, डिस्कशन बहुत अच्छा दिखना चाहिए हो। और यस। सर जब ये पेपर भेजते हैं, लेट्स से कोई बच्चा है और जितनों को लाइक अगर वो टॉप इंस्टीट्यूट में नहीं है, तब ये सारी चीज़ें पता नहीं होती और जब ये पता नहीं होती तो उनको पब्लिश तो करना ही होता है। तो वो एक ट्रैप में फँसते हैं, वो है ट्रैप प्रेडेटरी जर्नल्स का, यस। कि
अब प्रेडेटरी जनरल में रेटिंग तो 5 मिल जाएगी, लेकिन उसको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे दे के पे करके पेपर छपवाने वालों की इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और एक्चुअली उनको पता नहीं है सर। वो मैं उनकी गलती नहीं मानता। जिस इंस्टीट्यूट में वो हैं, जिनके सीनियर्स वो हैं, तो वो एक डायरेक्शन चली आती है कि उन्होंने ऐसे प्रिंट किया तो हम भी ऐसे ही पब्लिश करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं। तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, आगे जाके इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का प्रेडेटरी जनरल्स क्यों सही नहीं है, और उसकी जगह अगर हमारा पेपर लेट से 10 नास रेटिंग में नहीं पब्लिश हो रहा, 8 में नहीं हो रहा, 6 में नहीं हो रहा, हमने कोशिश कर ली लेकिन हमें पब्लिश करना ही है, तो उन बच्चों के पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो क्या कर सकते हैं? ओके, ये गलतियाँ होती हैं, ये सुधीर मेरे से भी ऐसे मिस्टेक हुआ था, क्योंकि जब हम अर्ली स्टेज में ग्रेजुएशन से डायरेक्ट पीजी में हाँ, जाते हैं ना, एग्ज़ैक्टली। तो हम कुछ रिसर्च पेपर देख लेते हैं, हमें लगता हुँ, है इसका ये रेटिंग है और ऐसे पब्लिश हुआ है, हाँ, और उस समय इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एग्ज़ैक्टली। तो अभी अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, तो मेरा तो यही सजेशन है कि जितने आईसीआर की सोसाइटीज़ हैं, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, हुँ, हुँ, सपोज़ हॉर्टिकल्चर लेते हैं, हुँ, हुँ, इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इंडियन अकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज़ न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज बेंगलोर से पब्लिश होती है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे जर्नल्स हैं जिनकी रेटिंग हमेशा रहेगी, जिनके पब्लिशिंग चार्जेस बहुत मिनिमल हैं, जैसे लाइक 1500 2000 इतने ही ओके, हैं। ठीक है, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है, हाँ, सिर्फ 1500 पब्लिकेशन चार्जेस है। ओके, आप ट्राई करो कि इन जर्नल्स में अपने पेपर को सबमिट करो। ओके, लाइक ऐसे जर्नल को मत चूज़ करो जिसमें 5.5 रेटिंग है, 5 रेटिंग है, लेकिन वो 5000 6000 चार्ज कर रहे हैं। उनको हाँ, अवॉइड करो, वो कभी भी नास रेट लिस्ट से जा सकते हैं, और ठीक है? चले गए तो फिर आपके उस पेपर का कोई मतलब कोई नहीं रहे। मतलब नहीं है। दूसरा, रिसर्च पब्लिकेशन में उन जर्नल्स में से, जैसे आपके दिमाग में कभी आता होगा कि हम इसमें सबमिट करें, हुँ, पेपर एक्सेप्ट होगा कि नहीं एक्सेप्ट होगा, हुँ, तो आप क्या करो, जो अर्ली स्टेज में अभी जैसे हमने बताया कि अब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे होना हुँ, चाहिए, मटेरियल मेथड में बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, हुँ, रिजल्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, डिस्कशन पार्ट में क्या होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से एम्फेसाइज करो। अपने गाइड का हेल्प लो, अपने एक बेस्ट सीनियर का हेल्प लो हुँ, जो हुँ, ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, उनसे सजेशन लो। ओके, देन उसके बाद आप अच्छे जर्नल में सबमिट करो। दूसरा एक चीज़ और देखो, अगर आप अच्छे जर्नल में सबमिट कर रहे हो, हुँ, तो कभी आप ये मत करो कि मैं अपनी आईडी बना के खुद सबमिट कर दूँ। अपने गाइड का हेल्प लो, क्योंकि आपके गाइड हैं, सीनियर हैं, उनके अकाउंट से उनकी आईडी बनवाओ, उनकी ओके, आईडी से आप पेपर को सबमिट करो ओके, और उसको प्रॉपर ट्रैक करो क्या स्टेटस है। ओके, ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे जर्नल में सबमिट भी कर हुँ, सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जल्दी है, फटाफट सबमिट करना है, तो आप उसी तरीके से प्लान करो कि आपके पास एडवांस में टाइम हो, ताकि ठीक उन है, जर्नल्स में आप सबमिट कर सको। सेकेंडली, आप आईसीआर के जर्नल में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको मैंने बताया एल्सेवियर के बहुत सारे जर्नल्स हैं, स्प्रिंजर के बहुत सारे जर्नल्स हैं, जिनकी 6.5, 7.5, 8 इतनी रेटिंग है, और आपको 4 से 5 दिन में रिस्पॉन्स मिल जाता है। हुँ, लेकिन उसमें भी वो वही देखेंगे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट पार्ट कैसा है, आपने रिजल्ट कैसा लिखा है, डिस्कशन कैसा लिखा है, आपके वर्क में नोवेलिटी क्या है। ऑलराइट सर। मतलब बच्चों को अगर जा सर आप इतना अच्छा बता रहे हैं ना, हमारे एक व्यूअर अभी से जुड़ चुके हैं और वो भी एक फ्रेम में आना चाहते हैं कि रिसर्च पेपर कैसे लिखें, ये चीज़ का उनको भी नॉलेज चाहिए। चलो ओके। अच्छा है। तो सर स्टार्टिंग विद कि ठीक है, बच्चों को करना है, लेकिन कभी-कभी ना सर नहीं कर पाते। हम्म, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, हम्म, लैक ऑफ कभी-कभी अच्छे गाइड भी नहीं मिलते, जो बेसिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसे यूज़ में, जिनको खुद को बेसिकली नहीं पता कि अच्छे पेपर्स कैसे लिखने हैं। तो बच्चा कहीं न कहीं फँस जाता है, फिर वो फिर निकलने के रास्ते ढूँढता है। जैसे आपने हम्म, बताया कि जो बेसिक जिसमें पब्लिकेशन चार्जेस नहीं है, जिसकी रेटिंग चाहे कम हो लेकिन वो ट्रस्टेबल है। कल को आप यस। इंटरव्यू में बैठोगे तो हम्म, गवर्नमेंट सोर्सेज़ पे ट्रस्ट किया जा सकता है। फिर आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, हाँ, इसने चलो प्रेडेटरी जनरल में नहीं कराया। प्रेडेटरी जनरल जो चीज़ इतनी आसान दिखती है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भी दोस्तों उतने ही मुश्किल हो सकते हैं। हम्म, कभी-कभी क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि चलो आसान से पेपर छप गया, 1 महीने में सारा पेपर छप गया, पैसे आपने दे दिए, सब काम खत्म हो गया। बट वो आपका टास्क नहीं था। आपका टास्क था अच्छा पेपर लिखना, उसे कर भी क्या लोगे? कल को इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यू वाला तो पागल है नहीं सर। वो तो उसको बिल्कुल। पता है ना भई पैसे दे के निकला है ये, तो फिर वो उसी हिसाब से उसको आगे भी काउंटर करेंगे। हाँ तो ये सुधीर, चीज़ें इसमें मैं एक होती। चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज करो आप किसी इंटरव्यू में गए, मेरे हाँ साथ सर। ऐसा हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोगों को। इवन एआरएस के भी इंटरव्यू में ऐसा हुआ था, हम 2-3 कलीग थे वहाँ पे। हुँ, हुँ। वो ऐसे-ऐसे पेपर लेके गए जो कि रेटेड लिस्ट में ही नहीं था, और उसके मार्क्स थे। ओके। तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप 4-5 रेटिंग का 4-6 पेपर लेके चले जाओ, बहुत नेगेटिव हुँ, इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। आपके 1-2 पेपर हैं अच्छे जर्नल्स में, हुँ। दे विल बी प्रेस्ड टू यू। ऑलराइट सर, ऑनेस्टली पता नहीं व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, इवन मेरे लिए भी, बिकॉज़ जब मैं भी पेपर लिख रहा था, मैंने पेपर बहुत टाइम पहले लिख लिया था, लेकिन मैं प्रेडेटरी जनरल के वो जो ट्रैप में फँसना नहीं चाहता था, दैट इज़ व्हाई मेरा अभी भी पेंडिंग है पेपर।
और मैं चाहता हूँ अच्छे में ही हो। चलो उसको आपके डायरेक्शन के बेसिस पे मैं आगे बढ़ाऊँगा, आगे से प्रोसीड करूँगा। तो जी। सर बच्चों आपको मैं बता दूं कि सर के जो जर्नल्स हैं, जर्नल जो पब्लिश किए हैं वो नास रेटिंग 12.8 तक हैं और 10 से ऊपर काफ़ी सारे पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए हैं। इनके जो ये उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें सर फर्स्ट ऑथर थे, जिसमें सर फर्स्ट ऑथर नहीं थे उनके तो रेटिंग्स 15 से ऊपर भी हैं कुछ-कुछ पेपर्स के। तो वो सारी चीज़ें सर को ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में कितना कुछ पता है आपने देखा होगा इस वीडियो में। और सर इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ कि बच्चों ने पब्लिश करना है। अब उसमें कितना टाइम लगता है बेसिकली बच्चे कितने टाइम के लिए रेडी रहें पहले से कि भैया मुझे इतना टाइम तो लिखने के बाद रिविजन्स, ड्राफ्ट्स, पब्लिकेशन इसमें जाएगा मेरा? ओके। अगर एक चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे सुधीर, हुँ, हुँ। जैसे कि जब हम थीसिस लिखते हैं ना मास्टर्स में, हुँ, हुँ। अगर हम वहाँ पे थीसिस के समय अगर हम ऑब्जेक्टिव वाइज़ अपना रिसर्च पेपर कंपाइल कर लें, हुँ, हुँ। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो थीसिस लिखने में भी हेल्प करेगा। ओके, सपोज़ करिए कि आपका 3-4 पैरामीटर या फिर ऑब्जेक्टिव 1 के सारा पैरामीटर हो गए, ठीक है? ओके, उन सारे पैरामीटर को आप एक रिसर्च पेपर फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। तो फिर क्या होगा ना, आपके पास टाइम भी सेव होगा और हुँ, आपकी थीसिस भी जल्दी लिख जाएगी। ठीक और है। इसमें एक एडवांटेज और है कि आप टाइमली, अगर सपोज़ आपने ऑब्जेक्टिव वाइज़ पेपर डिज़ाइन हुँ, किया है, हुँ। बाद में उनको आप इस तरीके से भी मर्ज कर सकते हो कि 2 ऑब्जेक्टिव को एक साथ भी मर्ज कर सकते हो। और आप टाइम से पहले भी पेपर को सबमिट कर सकते हो, थीसिस के समय भी आप सबमिट कर सकते हो, तो आपके पास बहुत टाइम बचता है। मोस्ट ऑफ द जो इंडियन जर्नल्स हैं वो हुँ, काफ़ी हुँ। टाइम लेते हैं, लाइक 1-2 महीने एटलीस्ट लग जाते हैं रिव्यू करके। जैसे इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज़ है, वो मंथली पब्लिश होता है, पर हुँ, उसमें भी रिव्यू प्रोसेस में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ओके। ठीक है? तो इसलिए अगर हम रिसर्च के साथ-साथ जो हमारा हुँ, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, अगर उसको हम कंपाइल कर लें फ्री टाइम में, हुँ, तो हुँ, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप एल्सेवियर या स्प्रिंजर पे फोकस करेंगे, तो बहुत हुँ, सारे जर्नल हैं विदिन 15 डेज़ वो डिसीजन दे देते हैं। ओके। सर आपने ना एक चीज़ वो भी बात करी जब अपन इंटरव्यू देते हैं तो उसमें पब्लिकेशंस के जो नंबर होते हैं, हुँ, एपीआई हुँ। स्कोर होता है, यस। उसमें सर रेटिंग के बेसिस पे होता है। या तो उसके उसमें बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और दे दो ओके, प्लीज़? जैसे कि जब हम कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हुँ, हुँ। तो उनकी सबकी एपीआई स्कोर होती है ओके। कि कौन से पब्लिकेशन के कितने मार्क्स हैं। सपोज़ करो रिसर्च पेपर का कितना मार्क्स है, बुक चैप्टर का कितना मार्क्स है, आर्टिकल हुँ, पॉपुलर आर्टिकल का कितना मार्क्स है। तो ये सब मैटर करती है। वैसे आप जब पीएचडी कर के जाते हो, तो ओके। ही मैटर करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में क्या होता है, पीएचडी के मार्क्स होते हैं। हाँ, जैसे हमारे वो यूपी में जब एग्ज़ाम होता था, तो उसमें पीएचडी के 30 मार्क्स थे। हाँ, तो ऐसा आप मास्टर्स में ही जल्दबाजी मत करो कि वहाँ पे पेपर की ज़रूरत है और 4-5 रेटिंग में आपने एग्ज़ैक्टली। 4-5 पब्लिश कर जल्दबाज़ी दिया। नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ भी बोलनी हाँ, चाहिए थी। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि हाँ, आप 4-5 रेटिंग के कई सारे पेपर पब्लिश कर दिए। हुँ, आप प्रॉपर वे में टाइम लो, अच्छे से पेपर को सबमिट करो, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि पीएचडी के बाद ही आपको उतना लाइक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, इवन इंटरव्यू में भी। उतना ट्रू, ही आपको एम्फसाइज़ करेंगे कि आपका पीएचडी हो गया है, आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपके अच्छे पब्लिकेशन हैं। तो ध्यान रखें, एपीआई में क्या होगा कि 6 नास रेटिंग के ऊपर कितने पेपर हैं, ओके, ओके, 8 के ऊपर कितने पेपर हैं, उनकी हुँ, फिर मार्किंग होती है उसी अकॉर्डिंग। ओके, तो ट्राई करें कि अच्छे जर्नल में हमेशा पेपर सबमिट करें। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हाँ, टूल्स को हम डिस्कस कर सकते हैं हाँ, कि कौन-कौन से हम टूल्स यूज़ स्टैटिस्टिक्स के करें टूल्स इसमें इसी पे आ रहा अच्छे था। पेपर को पब्लिश करने के लिए। हुँ, तो सपोज़ करो आपने कोई डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट किया है हुँ, हुँ, और आप ट्राई करो कि आर सॉफ्टवेयर को ट्राई करो कि सीखो। आर ओके, सॉफ्टवेयर एक तरीके का समझो कि एक तरीके से सारी चीज़ का कंपाइलेशन है। ओके, उसमें हर काम आप कर सकते हो। सिर्फ़ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ही नहीं, इवन आप उसमें ग्राफ भी डेवलप कर सकते हो। ग्राफ के ऊपर बार भी लगा सकते हो। बार का क्या मतलब हुआ, हुँ, जैसे कुछ-कुछ पेपर्स ऐसे आते हैं, उसमें एरर बार ही नहीं होता है। आप ऐसे टेबल, आप ऐसे ग्राफ को आपने देखा, हुँ, आपने उसमें एरर को ही आप नहीं समझ पाएँगे कि ये क्या एरर आ रहा है उसमें। ओके, तो ग्राफ में एरर बार का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एरर बार इन द सेंस लाइक विदिन द एप्लीकेशन आपके क्या चेंजेज़ कितना आ रहे चेंजेज़ हैं। आ रहे हैं, तो हाँ, वो चीज़ इंडिकेट होता है ग्राफ पे। तो जब आप हुँ, अर्ली स्टेज में होते हो, ये चीज़ नहीं समझ पाते हो कि हमें कैसे एरर बार लगाना है। हुँ, तो जैसे कि ग्राफ पैड एक है सॉफ्टवेयर, हुँ, उसमें हम ग्राफ पे एरर बार लगा सकते हैं। अगर आप आर सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टाइज़ लेते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट कोड्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, हुँ, जिसके बेसिस पे आप उस पे लगा सकते हैं। तो आप बेसिकली देखो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो आपको ये बताएँगे कि आर सॉफ्टवेयर में आर कंसोल और स्टूडियो कैसे डाउनलोड ये सर करें। यूट्यूब से सीख सकते हैं बच्चे आराम से आर आराम सॉफ्टवेयर? से सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई अच्छा सीनियर है, आप उससे हेल्प लो। एक बार ठीक थोड़ा-सा, है, क्योंकि ये नया है आपके लिए, स्क्रिप्ट कैसे डालना है, हुँ, कैसे रन करना है स्क्रिप्ट को, हुँ, क्या-क्या हुँ, स्क्रिप्ट लगता है हर एक डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि सीआरडी, आरबीडी, एलएसडी सब के लिए अलग-अलग स्क्रिप्ट होते हैं, ये ठीक सर है? खुद पे इन्वेस्ट हो सकता है अगर बच्चा खुद चाहे कि भई मुझे अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, मुझे कुछ स्किल सीखनी है, तो वो एमएससी के ड्यूरेशन में या पीएचडी फर्स्ट ईयर के ड्यूरेशन में अपने आप पे ये टाइम इन्वेस्ट कर सकता है कि मुझे कुछ सॉफ्टवेयर सीख लेता हूँ, जैसे कि आर हो गया। तो ये सब हमेशा आपको काम आएँगे और एक अपर एज देंगे हमेशा जब भी आप कोई चीज़ को
किसी चीज़ का प्रिंसिपल अगर समझते हो तो प्रिंसिपल समझने में उसके बाद आपको आसानी होगी। तो ओके। सर इसके अलावा अगर आपके पास कुछ है, जैसे कुछ अगर मेरे से छूट गया हो जो बच्चों को बताना चाहते हैं आप, कि भाई क्या आप लास्ट में और चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं व्हाइल राइटिंग ए रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के टाइम पे, और उसके बाद में भी कुछ आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो? या एक बार मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम जब 4th ईयर में होते हैं हुँ, हुँ। ग्रेजुएशन में, तो उस समय हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो हम एक बार बेसिकली आपको ये बताते हैं, कोई भी रिसर्च पेपर है, ठीक है? हुँ, आप हुँ। क्या करो, गूगल स्कॉलर में जाओ। गूगल स्कॉलर में कोई भी टॉपिक आप डालो। हुँ, हुँ। सपोज़ करो आप सिट्रस में काम कर रहे हो, मैंगो में काम कर रहे हो, मस्टर्ड पे काम कर रहे हो, वीट पे काम कर रहे हो, सॉइल में किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, पीएच पे काम कर रहे हो, डिफरेंट लाइक कार्बन पे काम कर रहे हो। ठीक तो है। आप क्या करो, उसको गूगल स्कॉलर में जाओ, आप वो टाइटल कुछ लिखो, हुँ, आपको डिटेल में बहुत सारे पेपर खुल के आ जाएँगे। उन हुँ। पेपर्स को देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा वो पेपर क्या होता है। साइटेशन का क्या मतलब होता है, अलग-अलग तरीके से एपीए फॉर्मेट या फिर हार्वर्ड फॉर्मेट उसमें होता है, वहाँ से आप हाँ। रेफरेंस को ले सकते हो। ये एक बेसिक होता है जब आप हुँ, ग्रेजुएशन से मास्टर्स में आते हो। लेकिन हुँ, अगर आपको इन डिटेलिंग जाननी है इन चीज़ों को, तो हुँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक पेपर को ड्राफ्ट करने के लिए हमारा एब्स्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, हमारी रिजल्ट कैसे लिखना है, डिस्कशन कैसे लिखना है, रेफरेंसेस कैसे लिखनी है, मेंडले सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करना है, ताकि अगर आपका एक पेपर जर्नल में रिजेक्ट हुआ, तो मेंडले सॉफ्टवेयर से आप क्या करोगे कि सारे रेफरेंस को रीफ्रेम कर दोगे दूसरे जर्नल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है? तो वो उसका यूज़ कैसे करना है, मेंडले अलग-अलग सॉफ्टवेयर। हाँ, अलग-अलग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे। आर सॉफ्टवेयर बहुत ईज़ी हुँ, है फ्रेंड्स। आप एक बार अपने सीनियर या यूट्यूब का हेल्प लो। आप अगर अपने डेटा के साथ खुद प्ले कर रहे हो, खुद खेल हुँ। रहे हो, खुद सीख रहे हो, तो आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ उसमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप खुद उसको कर सकते हो, अदरवाइज़ आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे, है ना? राइट, राइट, राइट। और अच्छे से ग्राफ बना सकते हो, आप ग्राफ पैड का यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिसका हम एप्लीकेशन या यूज़ कर सकते हैं अच्छे हुँ। रिसर्च पेपर लिखने के उन लिए। टूल्स को अपन लिस्ट आउट कर देंगे सर हाँ, लिस्ट आउट डिस्क्रिप्शन कर में। देंगे, नीचे हाँ। आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। हाँ जी, हाँ इवन जी। और सॉफ्टवेयर का भी लिंक दे देंगे। उसकी एक हुँ, प्लेलिस्ट है, कुछ लोग ऐसा बना रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट ही है कि कौन से डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए क्या स्क्रिप्ट होता है, कैसे हमें रन हुँ। करना है। प्लस अगर आप और डीप में जानना चाहते हो तो पाइथन हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अलग-अलग स्क्रिप्ट के बेसिस पे हमें एनाकोंडा को कैसे रन करना है, प्लस उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के ग्राफ्स बनते हैं, उनकी भी हुँ। लिंक दे देंगे। आप उसका डिटेल ऑलराइट। में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उनका हुँ। यूज़ कर सकते हो। इससे ही आप अच्छे जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। और इसके अलावा भी अगर आपके कभी भी कोई डाउट्स रहते हैं, अगर आपकी कोई डाउट्स है रिसर्च पेपर को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कृपा शंकर सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके रिप्लाईज़ हम उनसे सर से दिलवाएँ। और इसके अलावा एक इनिशिएटिव आपके लिए ले रहे हैं हम कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगी, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप की होगी। उस ग्रुप में कृपा शंकर सर खुद होंगे और आप लोग जॉइन हो सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कैसे रिसर्च पेपर हम लिखें, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आप उस ग्रुप में जॉइन हो। और उसके अलावा जितनी भी हमने डिटेलिंग बोली हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक्स देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वी थैंक कृपा शंकर सर फॉर ब्यूटीफुल इनसाइट्स जो उन्होंने दिए, इन डेप्थ जो इनसाइट्स दिए हैं। और कितने लोगों को फ़ायदा होगा, दे विल शावर देयर लव इन कमेंट्स सर, एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जिनको पेपर लिखना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है IRI वाला को, तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।